दोस्तों नमस्कार। आज जिस शख्सियत के साथ आपसे बात करने आया हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उनके परिचय में लिखूं क्या या बोलूंगा क्या। छात्र जीवन से ही एक जुझारू, एक तेवर वाली लड़की रही है और छात्र राजनीति में सक्रिय रही है। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और उन दिनों से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही है, नाटक करती रही हैं। और आपको यह सुनने में लग रहा होगा कि इतना वर्सेटाइल कैरेक्टर होने के बाद शायद पढ़ाई में अच्छी ना हो, लेकिन आपको मैं यह भी बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने बैच में टॉप किया था। तो आप सोच लीजिए कि इतनी वर्सेटाइल किसी में टैलेंट हो तो वह रुकेगा कहां। अब आगे भी सुनिए आप। इसके बाद इन्होंने बतौर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पटना, ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार के प्रतिष्ठित वुमेन्स कॉलेज में ये पढ़ा रही हैं। और सुनिए, ये पीएचडी भी कर रही है बिट्स पिलानी पर, और भोजपुरी सिनेमा पर इनका पीएचडी का टॉपिक है। और इससे एक कदम और बढ़ता हुआ इनके परिचय में यह बताना चाहूंगा कि यह बीपीएससी भी क्रैक कर चुकी हैं और वहां से भी इनको ज्वाइनिंग लेटर आने वाली है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि इनके, कहा जाता है कि दोनों हाथ में लड्डू होना, और यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है, पूरे टोकरी में है। यानी कि पीएचडी में एक उधर कैरियर, एक कैरियर में है और एक कैरियर अभी वेट कर रहा है। इनका परिचय यह भी है कि टीआईएसएस यानी कि जो हैदराबाद ब्रांच है टिस से, वहां से इन्होंने भी पढ़ाई की है, यूजीसी नेट निकाली हुई है। कई अखबारों में इनके कॉलम छपते हैं। अब इससे ज्यादा कि मैं खुद बोलूं, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो दिव्या गौतम है उनका हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद दिव्या जी, आप हमारे चैनल में आए डॉक्टर अजय स्पीक्स में। और कुछ उपलब्धियां मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि आप अपने बारे में खुद बताएं, जो मैं ना बता सका हूं या जो दर्शकों को लगे कि आपकी शख्सियत क्या है, कुछ बताएं। थैंक यू सर, मुझे आप अपने प्रोग्राम में बुलाए। मैं आपने बहुत ज्यादा मेरे बारे में बोल दिया। मैंने जो भी छात्र जीवन से ही आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे जिस चीज में मुझे लगता है कि जो लोगों के लिए जिसमें काम करने का कोई स्कोप है, तो उसमें मैं हमेशा एक्टिव रही। चाहे स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट एक्टिविज्म में, क्योंकि वो चीजें मुझे अफेक्ट करती थी कि अगर स्टूडेंट के कुछ इश्यूज हैं तो मुझे लगता था कि एज अ स्टूडेंट हमको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं रहता था कि मुझे कुछ बन जाना है, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कुछ बनना है, इसी वजह से मुझे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। एन नंबर ऑफ इश्यूज आते रहते थे और मैं उसमें पार्टिसिपेट जस्ट बिकॉज आई रिलेट टू इट। एज अ स्टूडेंट आई रिलेट टू इट। इसी वजह से मैंने कॉलेज के समय में ही नाटक भी शुरू किए। तो नाटक शुरू करने का भी कारण यही था कि वो जो साहित्य से जो जो मेरी रुचि थी, फिल्मों में मेरी रुचि थी, तो उसको एक आउटलेट मिलने का एक जो रीजन था वो थिएटर था। और उसी समय में जब मैं इलेक्शन लड़ी थी पटना यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के लिए, तो उसी समय निर्भया गैंग रेप का केस होता है। और मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में बहुत एक्टिव थी। और उसी समय नाटक तैयार होता है बेखौफ आजादी, जिसमें जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट को लेकर के कि किस तरह से जो हमारे लॉज में है वो चेंजेस लाने की जरूरत है। तो इसको लेकर के एक नाटक बनता है और मैं उसमें हिस्सा लेती हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। और पूरे बिहार भर के गांव कस्बों, पटना सिटी के स्लम्स में से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हर जगह पे मैंने जा करके ये प्ले में जा करके मैंने हिस्सा लिया। इसलिए नहीं कि एज अ एक्टर, बट एज अ मुझे लगा कि एज अ वुमेन मुझे इस समय में वहां रहना चाहिए। वो रोड पे रहने का, जो एक नुक्कड़ पे रहने की जो जरूरत मुझे लगी, तो मैं वहां थी। और जैसे जैसे मेरा रोल आता गया, मेरी जिम्मेदारी जो घर की जिम्मेदारी हो माता जी के जाने के बाद, तो सारे रोल्स में बस करती गई सर। और कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मुझे जो लगा कि जो जहाँ मेरी जो जरूरत है मैंने उसमें 100% देने की कोशिश की। चाहे वो पढ़ाई हो, आप तो हमारे टीचर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिविज्म करती थी तो मैं क्लास में मेरा
कम ये ध्यान रहता था। मैं पूरा पढ़ाई में भी अपना ध्यान रखती थी, और एक्टिविज्म, थिएटर और साथ साथ मेरा जर्नलिज्म का क्लास भी चलता था सर। बिल्कुल दिव्या, और मैं इस प्रतीक्षा में था कि आप अपने झारखंड में एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर वगैरह काम किए, जहानाबाद में आपने काम की है, बिहार सरकार के साथ भी, झारखंड में भी काम किए है वहाँ के सरकार के साथ, तो ये भी शामिल करेंगी। तो वो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा सा आपका प्रोफाइल पढ़ा था, वरना आप तो खुद इतना कुछ कर चुकी हैं कि आपको खुद शायद पता। इसके बारे में भी बताएं कि ये कैसे हुआ। ये झारखंड में काम करने के बारे में, हाँ तो हाँ। ये सर, जो मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो उसी समय जो है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से JSLPS वहाँ पे आई, और कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो मैं बस एक कैंपस में बैठना चाहती थी, क्योंकि माता जी यहाँ अकेले थी, तो मुझे लगा कि बहुत दूर रहने से अच्छा है कि घर के पास में रह करके काम किया जाए। तो मैंने वो प्लेसमेंट में मैं बैठी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये एज ए कम्युनिकेशन ऑफ प्रोफेशनल मैं वहाँ पे काम की। मेरा एरिया जो काम का था सर, वो खूंटी, चाईबासा और सिमडेगा था, जिसमें मुझे ट्राइबल इश्यूज को लेकर के, उनके फोक को लेकर के, उनके कल्चर को लेकर के भी बहुत कुछ समझने को मिला, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। तो उस समय से भी मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो समझदारी थी, पहले तो बहुत बस ये समझ में आता था, घर में ये बात होती थी, सबके घर में बात होती है कि DM, कलेक्टर, ये सब कुछ बड़ा चीज होता है, उसको बनने से सब कोई रिस्पेक्ट करता है, ये चीज समझ में आ, लेकिन काम नहीं मैंने कभी पास से मैंने देखा नहीं था। तो वो उस समय में जब मैं काम की वहां पे, तो मुझे समझ में आया कि कैसे, क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल क्या होता है, और किस तरह से काम करते हैं, तो उनके साथ काम करने। लेकिन इसी बीच मेरी माता जी का देहांत हो जाता है, मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। तो साथ में मेरा नेट भी क्वालिफाई हो गया था सर, मास्टर्स विमेन स्टडीज में भी और जर्नलिज्म में भी। तो मैं सोची कि ये एज अ गेस्ट फैकल्टी मैंने पटना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया कुछ दिन, यहाँ पे रहते हुए, घर को संभालते हुए, क्योंकि पिताजी का भी तबीयत ठीक नहीं रहने लगा। तो इस तरह से मैं फिर मुझे रिसर्च फेलोशिप मिला CCRT के तरफ से, जिसमें मैंने फोक डांसेस ऑफ झारखंड पे मैंने काम किया। तो ऐसे चलता रहा, और इसी बीच जीविका में मुझे एज अ डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन मैन काम करने का मौका मिला, जिसमें जहानाबाद जिले में मैंने काम किया। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें DDC के मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला था, जिसमें वीडियो विजिलेंस कमेटी जो रहती है, उसको मैं वहाँ पे उसमें काम कर रही थी। तो जो इलेक्शन है, जो मैं बाहर से हमेशा देखी थी, एज अ एक्टिविस्ट मैंने देखा था इलेक्शन को, और एज ए एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर में काम करने का, वो दोनों का अलग अलग तरीका था काम करना। वो बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए सर। जी दिव्या, और मैं आपका, जैसे माता जी के देहांत के बारे में आपने चर्चा की, तो अचानक से मुझे स्मरण हो उठा कि आप सुशांत सिंह राजपूत के भी कजिन सिस्टर हैं। तो जी आपने इन, मुझे लगता है 2 सालों में या 3 सालों में काफी उतार चढ़ाव देखा अपने निजी जीवन में। आप जी परिवार के कई जी अहम सदस्य को खोई, जिसकी कल्पना, मतलब वो दुख दुख की कल्पना की परे की स्थिति है। इसके बाद भी आपने सफलता का दामन नहीं छोड़ा। इन 2 सालों में आपका सफलता का, कैरियर का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया। तो ये जो इमोशन का बैलेंस था, और हमने कई आपके फेसबुक पोस्ट में देखे, आपने कई इमोशनल पोस्ट डाली, उसमें कई जगह कमेंट भी किए, कई जगह देख के हम लोग उसको महसूस किए, उस दर्द को। तो इस इमोशन के जो उतार चढ़ाव थे, इसको बैलेंस करते हुए कैरियर में कैसे आप परफॉर्म कर पाई, इसको, इसके बारे में बताएं। चाहे वो मेरी माता जी हो या मेरे कजन, उनको जब मैं याद करती थी, तो मुझे लगता था कि अ, एक तो बहुत बड़ा एक इमोशनल सेटबैक था। ये तो बहुत सही बात है, मैं उसमें बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करूंगी, कि मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था। और कुछ दिनों तक मुझे लगा कि एकदम ही ब्लैंक है। फिर जब कि मैंने उन लोगों के बारे में सोचा कि उन लोगों ने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया, वो अपने बलबूते किया।
और अपनी मेहनत से किया उन्होंने, जो जहां तक वो आज पहुंचे। आज घर परिवार के कोई भी इंसान उस जगह पे नहीं सोच भी नहीं सकते कि जो वहाँ सिनेमा में जा करके अपने मेहनत से वहां पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके मुझे लगता है कि जो आज हमारे साथ नहीं है, अगर वो रहते तो क्या क्या वो ऐसा बोलते कि आप मेंस में compete कर गए हैं और आप इंटरव्यू ठीक से ना दें, बस मेरी वजह से, उनकी वजह से मैं ठीक से ना दूं इंटरव्यू। तो बहुत अपने आप को भी समझाने का, मतलब बहुत अपने आप पे भी काम करना पड़ा। और ऑफ कोर्स मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इसको बस फेल कर जाऊं इस वजह से कि वो हमारे बीच नहीं है, तो ये बहुत बहुत उनके लिए मेरा ट्रिब्यूट नहीं हो पाएगा। मैं बीपीएससी में जो है उसकी तैयारी भी मैं बस इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि मेरी माँ बनना चाहती थी। वो हमसे कभी नहीं बोली कि आप बनो। शी वॉज वेरी हैप्पी विथ वट एवर आई वॉज डूइंग। मैं जो कर रही थी उसमें वो खुश थी, लेकिन उनको मन था कि वो बने। तो मुझे जब मैं उनको आग दे रही थी, मैंने खुद ही उनको आग दिया उनके जाने के बाद। तो उस समय मैंने ये उनसे उनको कहा था कि आप नहीं बन पाई शायद हमारी वजह से ही, कि हमारे बच्चे हो जाने के बाद महिलाओं को बहुत काम होता है, तो शायद मैं करने की कोशिश करूंगी। दिव्या, आपसे बात करके काफी अंदर से भावनाएं उमड़ रही हैं। और समझा जा सकता है हर आदमी अपना सपना जीता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के भी सपने जीते हैं, और उनमें से आप हैं। तो शायद वो उनका आशीर्वाद है, या आप में इतनी क्षमता है कि उनका आशीर्वाद मिला कि आप इतनी जगह पे परफॉर्म कर पाए। इसके बावजूद जी आप भले ही कितना भी सब कुछ हो, लेकिन इमोशन तो तोड़ता है, और जी। समय के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी, अकेलेपन के हम्म। लिए भी, एक दर्द के लिए भी। तो पढ़ाई के लिए तो पढ़ने जाती होंगी तो मन नहीं लगता होगा, तो कैसे समझा कर, जी। आपने बताया अभी कि माँ के सपने को पूरा करना है, उसके बावजूद भी टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाती थी? एक एक अपने अंदर में एक ये था सर कि क्योंकि हमेशा से मैंने मल्टीटास्किंग में कॉलेज के समय से ही रही थी। कि सुबह में मैं जब घर से निकलती थी तो क्लासेस जो है 10 बजे से स्टार्ट होते थे, लेकिन हमारा थिएटर की प्रैक्टिस होता था वो 7 बजे से शुरू होता। तो हम 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल जाते थे, और सब कुछ करते करते आंदोलन आंदोलन होता था। शाम में कुछ टीवी पे कुछ टॉक वॉक हुआ, मुझे घर आते आते 6 7 7 7 8 बज जाता था उस समय में भी। तो उसी वक्त से मुझे जब मैंने पॉलिटिक्स और थिएटर और अपनी पढ़ाई जब कर रही थी उसमें बैलेंस बैठा बैठा करके, तो एक आदत तो थी कि अलग अलग चीजों को करना है। मोस्टली मैंने बहुत सारी, बस मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगी, आप जितनी भी महिलाओं को आप देखेंगे उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो घर परिवार का, ये पितृसत्तात्मक समाज में जिस तरह से उनके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड्स होते हैं, बस वो अपने करियर को ही लेकर के नहीं, उनको घर भी देखना होता है, उनको सब कुछ करना। तो एक तरह का ट्रेनिंग जो है महिलाओं का, आप सही बोलिए या गलत बोलिए, लेकिन उसको हो जाता है कि हाँ मुझे करना है, और ये मुझे खुद के लिए करना है, मुझे मुझे अपने अपने लिए करना है। तो इस वजह से मैंने टाइम मैनेजमेंट की, जब भी मुझे टाइम मिलता था कि 2 3 घंटा देना ही देना है। जैसे मैं आप अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो कुछ मेरा रिसर्च का काम है, तो वो मैं करूंगी ही करूंगी। आज कंप्लीट करना है मतलब करना है। if I am doing something extra, that's my choice, but I will not कि ऐसा नहीं है कि उस पे काम नहीं करना है, वो फिक्स है, वो करके करना सोना है। तो ये एक डेडिकेशन और एक ये था मेरे अंदर, और अभी भी है कि कोई काम को लेकर के एक परफेक्शन और एक डेडिकेशन के साथ मैं करती हूँ। तो इस वजह से भी, और सही कहा आपने सर, ये बहुत ही इमोशनली बहुत ही ब्रेकिंग समय था। शायद मेरा रिजल्ट और अच्छा हो सकता था कि, लेकिन खुद को संभाल, अभी फिर भी हम अपने आप को बहुत कंसोल करते हैं और हमको अच्छा फील होता है कि इवन दो इतनी सारी चीजें हुई, पूरे मेरे साथ साथ पूरे देश भर के लोग परेशान थे उस टाइम में। उस समय हम, मुझे कैसा लग रहा होगा, और मैं उस समय में अपनी तैयारी अपनी कर रही थी, तो मुझे अच्छा फील होता है कि इतने सारे डिस्टरबेंसेस के बाद भी मैं कर पाई।
जो लोग भी आपके इंटरव्यू को सुन रहे होंगे, आपके बातचीत को सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बात चल रही होगी कि वो छोटी छोटी चीजों में लट, कोई फेसबुक पर शिकायत होती है कि फेसबुक के कारण मैं सोशल मीडिया एडिक्ट हो गया, कोई यूट्यूब के कारण नहीं पढ़ पाया, कोई छोटे छोटे तनाव के कारण नहीं पढ़ पाता। और आपका जीवन तो मतलब आप देखिए कि एक तो अपनी टेंशन होती है, पूरा मीडिया जब आपके न्यूज को दिखाता है और आप दूसरे लोगों को रोते देखते हैं, उनके विलाप को देखते हैं, तो लगता है भाई मेरा परिवार है तो मुझ पे तो और बीत रही है। तो एक जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और उसके बीच धैर्य बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना और उसमें परफॉर्म करना, और परफॉर्म केवल अपने लेवल पर नहीं, सामाजिक लेवल पर। भाई बीपीएससी निकालना किसी भी बिहारी लड़के के लिए सपना हो सकता है। मैं कई ऐसे छात्रों को जानता हूं जो सालों से लगे हुए हैं और वो नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी में कई बच्चे लगे रहते हैं, नहीं हो पाता। उनकी शिकायत होती है कि या तो तबीयत ठीक नहीं थी या तो कुछ, मतलब बहुत जेन्यून नहीं लगता है कई बार, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो बस उनका बहानाबाजी कर ले या उनकी क्षमता का वो प्रदर्शन कर ले कि कम होता है। तो ये तो मायने रखता है। अच्छा दिव्या, आपने कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम किया है, वीडियो एडिटिंग वगैरह में भी काम किया है, तो ये भी थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम आते हैं आपके पीएचडी वाले और बीपीएससी वाले पक्ष पे। हाँ सर, मैं जब मैं मास कम्युनिकेशन में थी तो उस समय अलग अलग जो हमारे फील्ड होते थे उसमें, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, फोटोग्राफी हो, थिएटर हो, सिनेमा हो, तो मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहती थी। और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भी मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल्स जो होता था बिहार में, जैसे पटना फिल्म फेस्टिवल्स होता था जिसमें बहुत सारी जगहों की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी, तो उस वक्त मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो देखे थे, चाहे वो इन्वायरमेंट के इश्यूज को लेकर के हो, और जैसे मैं खगड़िया जिले से बिलोंग करती हूँ सर, तो वहाँ फ्लड्स को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी एडमिशन 12th के बाद ही। तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था कि एक दिन मैं भी इसके ऊपर काम करूंगी। तो जब भी मुझे मौका मिला इन डॉक्यूमेंट्रीज में काम करने का, जैसे झारखंड में मैं थी तो उस समय में ये जेएसएलपीएस के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं, जो वहाँ की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो कर रही थी, उनको उनको डॉक्यूमेंट करना था, तो उसमें मैंने काम किया। साथ में वहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में, तो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर कि कैसे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने की वजह से वो नदी का जो धारा है उसमें किस तरह से चेंजेस आ गया है, उनके क्वालिटी में कैसे चेंज आया, और बहती नहीं, एक नाला टाइप से दिखने दिखने लगी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, पहले तो मुझे ये टॉपिक्स बहुत पसंद थे, चाहे वो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हों और ये तो, और जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया तो थोड़ी बहुत मुझे वीडियो एडिटिंग और कैमरा होल्ड करना ये सब आइडियाज आया, तो मैं शूट करती रहती थी और उसको एडिट करने की कोशिश करती थी। कुछ टीम्स थे हमारे जिसके साथ में मिलकर के मैंने काम किया सर। और अल जजीरा के कुछ यहाँ पे भी टीम थी, तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो थे जो कि फंडेड थे कुछ न्यूज चैनल के द्वारा, तो उसमें भी एज अ असिस्टेंट मैंने काम किया था सर। तो दिव्या, आपने एक साथ कई सारे काम किए, एक कैरियर को भी संवारने का, एक हॉबी को भी आपने देखा, प्लस एक स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ने का काम किया, टीस से पढ़ना, TISS से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, मतलब देश में नामी गिरामी संस्थाओं से भी आपने पढ़ा। तो बिहार से लेकर हैदराबाद तक का सफर, उसके बाद झारखंड का सफर, एक लड़की होने के, महिला तो मैं नहीं कहूंगा, आप एकदम यंग हैं अभी, तो एक लड़की होने के बावजूद आपका ये जो एक सर्किल बनता है, पूरे एकेडमिक सर्किल बनता है, यहाँ से पटना से शुरू होकर मैं हैदराबाद और झारखंड, तो ये कौन सी ऊर्जा थी जो आपको मोटिवेट किया और आप उतना दूर तक गई पढ़ाई करने? बिहार में भी बहुत सारे कॉलेज हैं और बिहार लड़कियों को अक्सर कहा जाता है कि क्यों दूर जाओगे, यहीं पढ़ लो, यहीं पे सारा कॉलेज है, पीजी कर लो, यहीं पे पीएचडी कर लो, जो भी करना है। सर जैसा आपने बोला वो मैं बोला करती थी, मैं उस समय में बहुत एक्टिव थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और यहाँ थिएटर वेटर बहुत मेरा एक बहुत अच्छा सर्कल था सर, आप तो जानते ही होंगे। तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाऊं पढ़ने के लिए, और ये चीज मैं खुद बोलती थी मैं कि बाहर जाके क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के क्या ही होगा, मैं यहीं पे अच्छा पढ़ सकती हूँ। ये सब चीजें मैं घर में बोला करती थी, और मेरी माँ बोला करती थी कि आपने बहुत कुछ कर लिया यहाँ पे,
अब आपको एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, मेरा इंटरव्यू में वो इंटरव्यू का कॉल आता है और मैं बोलती हूँ कि मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे यहीं रहना है, तो उस समय मेरी माँ ने कहा कि देखिए आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आइए, अगर आपको मौका मिल रहा है और बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है, आपको कॉल आ रहा है वहां से पढ़ के आएंगी तो कुछ और आप बिहार के लिए कर सकती हैं। तो ये मौका आप मत गवाइए। आईएमसी का भी मुझे इंटरव्यू कॉल आया जिसमें मैं नहीं गई, टेस्ट में हो गया फाइनली। तो मम्मी के कहने पे, माँ के कहने पे मैं वहां गई थी, और ये बहुत, अभी मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैं टेस्ट में जाके पढ़ के आई। एक जो हर कम्युनिटी के लोग, हर रीजन के लोग को एक साथ पढ़ते हुए, एक साथ सोचते हुए मैंने देखा, और एक रिसर्च का इन्वायरमेंट जो मैंने टेस्ट में देखा, तो वो मुझे और कहीं नहीं मिलता। और मैं थैंकफुल हूँ आज अपनी मदर का कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ से जबरदस्ती भेजा उन्होंने। जी। और वो मैं जब जा रही थी हैदराबाद, मैं बोलना चाहूंगी, तो जब मैं बैग निकाल रही थी तो सी वाज क्राइंग। मैं चिल्ला करके बोल रही थी कि जाने के लिए तो मैं नहीं चाह रही थी, अभी रो क्यों रही हो? तो यही तो इट मातृत्व वाज है। हर डिसीजन। यही हाँ। मातृत्व है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना, बच्चे की भलाई की सोचना, भले ही अपने संवेदनाओं को कितना ही नियंत्रण करना हो, रोना हो, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, माएँ यही सोचती हैं, और आपकी माँ भी वैसे ही थी। अब दिव्या ये बताएं हमारे देखने वालों को कि फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में कैसे आई, वो क्या इत्तेफाक रहा? ये इत्तेफाक नहीं था सर। जब मैं टिस गई थी पढ़ने के लिए, तो जब मैं मास्टर्स करके मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत, दे वर शॉक्ड बाय माय डिसीजन कि आई वांट टू वर्क विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको लग रहा था कि मैं कंटिन्यू करूंगी, पीएचडी करके मैं वहां से जाऊंगी। तो मैं जब बोली कि मुझे मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो दे सेड कि आपको एक दिन पीएचडी करना है, आप एक्सप्लोर करें, अच्छी बात है, आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी समझ के आइए, हम आपके डिसीजंस को वेलकम करते हैं, लेकिन आई थिंक यू आर गुड फॉर रिसर्च एंड यू आर गुड फॉर द एकेडमिक्स। और इसी वजह से सर मैंने नेट का एग्जाम भी दिया, जो दोनों सब्जेक्ट में मेरा जो एमए था, जर्नलिज्म में भी, वुमेन स्टडीज में, तो दोनों में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। तो इस वजह से मैं सोची कि मतलब जब मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी में जब पढ़ा रही थी पटना यूनिवर्सिटी में, तो मेरे अंदर में भी ये लगा कि आई एम गुड एट दैट, आई एम फीलिंग हैप्पी विद इट। एक जो जापानीज बुक है इकिगाई, आपने शायद सुना होगा सर। तो उसमें मुझे लगा कि अगर इसमें मेरा लाइवलीहुड भी चले और इसमें मुझे खुशी भी मिलती है ये काम करके, तो क्यों ना ये काम किया जाए। और सच में आई एम मैंने बहुत सारे जॉब्स एक्सप्लोर किए, लेकिन आई एम बेस्ट हियर, आई फील हैप्पी विथ वर्किंग विथ इतनी सारी लड़कियों के साथ काम करने को मौका मिल रहा है, इतने यंग माइंड्स के साथ काम करने को मिल रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। तो सबसे बड़ी बात है कि वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन का स्तर है वो काफी ऊंचा है। तो आप जी। समझ जाइए कि आप बिहार के बेस्ट टैलेंट को पढ़ा रहे हैं, बेस्ट माइंडफुल को पढ़ा रहे हैं, जिनके लिए जी। आपको बहुत मेहनत नहीं करना, और एक भविष्य को पढ़ा रहे हैं ना, भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टीचिंग लाइन का अपना एक सेटिस्फेक्शन है, जो और मुझे भी नहीं सर, लगता है। मुझे ऐसा लगता है सर, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी सर कि एक दिव्या गौतम कुछ अपने लाइफ में पर्सनली बन जाती है, इट्स अ बिग थिंग, ऑफ कोर्स आई फील दैट। लेकिन उसके जगह पे अगर 1000 बच्चियां कर रही हैं, 1000 लड़कियां कर रही हैं, तो वो उससे भी बड़ी चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दिव्या, मैं ये अब जानना चाहूंगा कि 2 सब्जेक्ट में आपका यूजीसी नेट है, और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी उसके आधार पर आप बन गई, फिर पीएचडी की जी। तरफ आपका मूड कैसे बना कि पीएचडी भी करना है? जी एक्चुअली आप अभी एक तो यूजीसी का जो नॉर्म है उसके हिसाब से कि आपको पीएचडी में इनरोल होना है, और साथ में ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था सर कि मैं पीएचडी करूं। लेकिन अभी जो ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने सारे डिस्टरबेंसेस की वजह से मैं
इसको पोस्टपोन कर रही थी कि मैं बाद में करूंगी क्या इसको लेकर के। लेकिन जब मैं यहाँ पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं काम करने लगी पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो मुझे लगा कि इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेयर आई टीच, और साथ में मैं पीएचडी करूं, ताकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो और साथ में मेरा लर्निंग भी जो है वो एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से हो। तो मेरे जो सुपरवाइजर हैं सर, वो भी I think he did his PhD from America or somewhere, और अभी फेलोशिप पे वो अभी वहीं पे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हैं। तो मुझे बहुत अच्छे एज अ सुपरवाइजर भी अच्छे मिले हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि बहुत समय आप खुद नहीं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो वो दिखता है, और साथ में जब आपकी लर्निंग होती रहती है और साथ में आप पढ़ते हैं तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी टीचिंग को। बिल्कुल दिव्या, और बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि पीएचडी करते हुए कुछ नहीं किया जा सकता है। पीएचडी एक बोझिल सा है, हमेशा गाइड को रिपोर्ट करो, हमेशा रिसर्च में इंगेज रहो, डाटा कलेक्शन, और उनकी हाई दबाव की रहती है। मैं खुद हॉस्टल में रह के पीएचडी किया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि महीनों सालों बीत जाते हैं, कर क्या रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं उसके लिए तमाम तरह की शिकायतें होती है। और आप देखिए एक साथ कितनी काम कर रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपका पीएचडी का विषय क्या है, ये थोड़ा सा बताएं। मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है उसको अभी और रिफाइन करने की जरूरत है सर। सबाल्टर्न मैस्कुलिनिटीज एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इन भोजपुरी सिनेमा। इसमें मेरा दोनों चीज एक साथ हो रहा है सर, जिसमें हम जेंडर पे भी काम किए हैं, तो एक जेंडर का भी मेरा काम हो रहा है, और साथ कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये जो भोजपुरी सिनेमा है उसका पॉपुलर कल्चर में बहुत इम्पैक्ट है। इस वजह से मुझे लगा कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं या और भी जगह पे भोजपुरी सिनेमा बहुत अनटच्ड है। बॉलीवुड पे बहुत लोग काम कर चुके हैं, और वो हमारे कल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी के जो एल्बम्स हैं वो लोगों तक ज्यादा पहुंच रहे हैं आपकी और मेरी बात से ज्यादा। तो उसका इम्पैक्ट हमारे पॉपुलर कल्चर में है। तो उसको स्टडी करना मुझे लगा कि एज अ सोशल साइंटिस्ट बहुत जरूरी है। और मेरा इंटरेस्ट भी था सर कि अपने कल्चर को लेकर के रिसर्च करूं, और जिसमें जेंडर और कम्युनिकेशन दोनों दोनों चीजें हो। तो मैंने ये टॉपिक चुना है सर। चलिए टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा एरिया पे बात कर लेते हैं। ये ब्रॉड होगा और आपके लिए आसान, क्योंकि टॉपिक आपने बोला कभी और रिफाइन होगा, ये वो होता ही है अक्सर पीएचडी में। तो आपने लिटरेचर रिव्यू तो थोड़ा सा किया ही होगा, इस पे पढ़ा लिखा होगा और कुछ माइंड में फ्रेम बना होगा। तो जी ये तो बहुत स्टार्टिंग है, लेकिन हाँ विषय के बारे में जानकारी आपकी निश्चित रूप से किसी आम लोगों से ज्यादा हुई, क्योंकि आपका ये पीएचडी का विषय होने जा रहा है भोजपुरी सिनेमा। तो थोड़ा सा एज ए रिसर्चर आप किस तरह, मतलब अभी हमारे देखने वालों को बताएंगे भोजपुरी सिनेमा का, थोड़ा सा टच आप करें इस क्षेत्र को तो। हाँ सर। तो भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी जो म्यूजिक एल्बम है उसको जो मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं उससे पहले जो लिटरेचर रिव्यू की बात आपने की सर, तो उसमें मैंने अलग अलग जगहों का जो पॉपुलर कल्चर है, चाहे वो बंगाल का पॉपुलर कल्चर हो या फिर और भी जगह जैसे झारखंड में जो है वो नागपुरी वाला गाना बहुत चलता है, नागपुरी गाना। तो इस तरह के पॉपुलर कल्चर्स जो हैं वो मैंने स्टडी किया, उसके जो रिसर्च पेपर है मैंने स्टडी किया कि उसका इम्पैक्ट जो है हमारे समाज पे क्या है, या समाज जिस तरह से रहता है उसी तरह का पॉपुलर कल्चर भी होता है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह का समाज है उसी तरह का कल्चर कल्चर भी है वहाँ का। तो मैंने जो भोजपुरी सिनेमा पे, जो मैं मास्टर्स में भी मैंने डिसर्टेशन में इस टॉपिक पे काम किया था, तो इसमें ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन मैंने ये देखा कि दिस इज नॉट वन वे प्रोसेस। एक वे प्रोसेस नहीं है कि भोजपुरी जो है पूरे समाज को खराब कर रहा है या गंदा कर रहा है, जबकि वो सोसाइटी से भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो सोसाइटी में बहुत आम है। जैसे भाभी देवर का जो रिश्ता, जो जिस तरह का बहुत सारे घरों में बहुत ही मतलब मजाक मजाक में ही बहुत वायलेंट हो जाता है, और बहुत समय वो सेक्सुअल वायलेंस का भी कारण होता है बहुत सारी महिलाओं के लिए। तो दिस इज देयर इन आवर सोसाइटी।
वो हमारे सोसाइटी में ये सब कल्चर्स जो है, तो वो वायलेंस का कल्चर है कि हम लोग अभी छुप छुपाई करते रहते हैं। बहुत सारे गांवों में आप देखेंगे कि जैसे जीजा और जीजा साली का जो मतलब जबरदस्ती करने की जो कोशिश करते हैं, तो ये बहुत आम बात है, लोग मजाक मजाक में उसको लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक सेक्सुअल कोर्सन है, जो कि मैं जो पढ़ी अभी तक, जो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया और मैंने कुछ लोगों से बात भी की, या फिर जो पब्लिक स्पेस पे जो इस तरह के वायलेंट गाने जो बजाए जाते हैं, मान लीजिए मैं ऑटो पे जा रही हूँ और इस तरह के कुछ वायलेंट गाने बजाए जा रहे हैं, तो वो मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो मेरे ऊपर वायलेंस है, इनडायरेक्टली इट इज अ वर्बल वायलेंस ऑन मी। बिल्कुल दिव्या। और तो देखिए, हाँ, ये समझ मुझे। जी। जी जी, जारी रखें, जारी रखें। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो कल्चर का जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो दोनों तरफ से होता है। पॉपुलर कल्चर में जो सोसाइटी में जो चीजें हैं वो भी चीजें दिखती हैं और वो बहुत इम्पैक्ट भी करता है, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। जी। और दिव्या, मैं भोजपुरी पर आप काम कर रही है, तो एक भोजपुरी भोजपुरी में निर्गुण परंपरा भी है। आप थोड़ा देखिएगा, इस पे भी बहुत सारे भरत व्यास इसके पॉपुलर गायक हैं। हम्म। तो भोजपुरी की कई धारा हैं, लेकिन जो प्रमुख धारा है, जो चौक चौराहे का धारा है, जो ऑटो की धारा है, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स का धारा है, वो धारा थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। लेकिन अच्छा, ये जो धारा है निर्गुण वगैरह पर, आप कई सारे मैं गाना सुनता हूँ निर्गुण वगैरह, तो वो जब धर्म के बारे में, व्यवहारिकता के बारे में और वो ईश्वर मोक्ष के बारे में जब बात करता है, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी बहुत समृद्ध है। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब जो पॉपुलर कल्चर में है वो एक अलग मैसेज देता है। और ये हम, मुझे लगता है कि आपका जब पीएचडी आप करेंगी, तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा, कंक्लूजन और पूरा डाटा एनालिसिस होने के बाद, तो एक अच्छा मतलब कि रिजल्ट होगा, एक अच्छा स्टडी होगा। अब दिव्या, जी ये मैं, जी सर, और मैं, हाँ, मैं हाँ एक बताएं चीज बताएं। इसमें ऐड करना चाहूंगी सर, कि जो पॉपुलर कल्चर है और जो पॉपुलर कल्चर पहले था, जैसे विदेशिया नाटक को लेकर के हम बात करना चाहेंगे, जो भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया नाटक है, तो वो पहले पहले वो पार्ट ऑफ नौटंकी था, जो कि गांव गांव में, जो भोजपुरी बेल्ट के गांव हैं, वहां पे लोग करते थे। कोई लौंडा नाच कर रहा है, कुछ कुछ लोग जो हैं अपने ही गांव के लोग उसमें नाटक करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो जो पहले पॉपुलर कल्चर था, वो अब इलीट कल्चर में तब्दील हो गया। मेरे आपके जैसे लोग कालिदास रंगालय में, प्रेमचंद रंगशाला में जाकर के ये नाटक जो है, भोजपुरी के जो नाटक है, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन जो पब्लिक स्पेस है उससे ये जो है वो गायब हो गया है। पब्लिक स्पेस में वही सारी चीजें, वही वही मतलब चीजें हैं जो कि वायलेंट हैं। और मैं तो पश्चिम बंगाल में भी रहा हूँ, वहाँ जो अपने कला के प्रति, जो वहाँ के नाटक है, वहाँ की जो संस्कृति है, पॉपुलर कल्चर है, लोगों का वो सम्मान का जो लेवल है, वह लेवल हमारे समाज में नहीं। हमारे समाज में जो फुहड़ता है वो प्रमुखता पा जाता है, या जो उच्छृंखला है, मतलब बेतरतीब तरह से जो है, वो अगर गानों में झलक जाता है या फिल्मों में झलक जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो कि है नहीं। रियल में ऐसा नहीं है, ज्यादातर ऐसे केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाता है। तो रियली में आपकी स्टडी तो कुछ अलग लेके आएगी। जी अब जी। पीएचडी में आप आ गई, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गई। अब आपको क्या दिमाग में, भाई जिसके पास टैलेंट होता है, मेहनत होता है, और जिसको विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पंगा लेता है ना। तो हमारे बिहार में एक बड़ा, यहाँ की मिट्टी ही ऐसी है कि, एक बड़ा अच्छा, मैं फिल्म देख रहा था, मनोज वाजपेयी का, बिहारी ही है वो। उन्होंने कहा, एक सूल या किसी फिल्म में मैं देखा था, मुझे याद नहीं आ रही है फिल्म, लेकिन उसमें कहते हैं कि एक बिहारी 3 काम जरूर करता है। एक बार राजनीति में आने की जरूर सोचेगा, प्लस वह प्रशासन में आने के बारे में जरूर सोचेगा। तो एक और मुझे याद नहीं आ रहा, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा ये अपने दोनों ऊपर से। काम मैंने कर लिया है। हाँ, और ये दोनों आप छात्र राजनीति में थी और एकेडमिक्स में गई, लेकिन उसके बाद आपको लगा एक क्षेत्र बचा हुआ है, मतलब बिहारी, अक्खड़ बिहारी और थित्थर बिहारी जो कहते हैं, होने के लिए भाई प्रशासन में आना जरूरी है। तो फिर क्या सोची कि आपने बीपीएससी की तैयारी की और इसको भी निकाल डाला, तो इसके पीछे क्या कहानी है, ये थोड़ा बताएं आप।
आपने सही कहा, एक बिहारी होने का जो पूरा एक आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे कोई बुखार होता, कोई अगर बीमारी होती है तो उसमें कोई ना कोई सिम्टम्स आपको रहता है। तो एक बिहारी होने का जो सिम्टम्स जो आप ढूंढेगा कोई इंसान, तो वो सारे सिम्टम्स मेरे अंदर में वो लोगों को मिल जाएगा कि बिहारी होने का मतलब राजनीति में पूरा इंटरेस्ट, बिहारी होने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दिए देना, बिहारी होने का मतलब है कि मेहनत भी करना, मेहनत करना। और मेहनत बहुत हमारे जो बिहारी मजदूर हैं, बिहारी लोग हैं, जो देश भर के अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, तो वो उनसे भी बहुत ऊर्जा हमें मिलती है कि मेहनत करना है। कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, पूरा घर परिवार गांव में रहता है और लोग केरल में, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, बिहारी मजदूर। तो एक संघर्ष का जो जीवन जो उनसे सीखने को मिलती है, वो शायद हमने वो संघर्ष नहीं देखा है। लेकिन एक मानसिक रूप से जो संघर्ष था, उससे फाइट बैक करने का भी जो ऊर्जा है, वो हमारे बिहारी जो जो मजदूर हैं, लोग हैं, जो कि देश ही नहीं, आप उस समय में पहले जो कहते थे उनको, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कि फिजी में जाते थे, मॉरिशस जाते थे काम करने के लिए, जो बंधुआ मजदूरों को मजदूर, वहां पे जाया जाता था। हाँ, मजदूर लोग, मजदूरों को ले जाया, गिरमिटिया, गिरमिटिया जिनको कहते गिरमिटिया, हैं। हाँ हाँ, तो गिरमिटिया। हाँ, गिरमिटिया। तो उनसे उनसे हमें सीखने को मिलता है, उनसे ऊर्जा मिलता है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये मेरा एक पर्सनल एम्बिशन आपको दिखे कि हर क्षेत्र में हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो इस पे मुझे लगता है कि ये जितनी सारी चीजें आप मैंने की हैं अपने लाइफ में, वो सब लोगों से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ ही काम है। मेरा पीएचडी का टॉपिक भी जो है वो भी लोगों और समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मैंने राजनीति, जो छात्र राजनीति की, वो मैं कोई एमएलए एमपी बनने के लिए मैंने कभी नहीं छात्र राजनीति की थी। मुझे छात्रों के सवाल पे सही में मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही थी, इसलिए मैंने छात्र राजनीति किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आने वाले भविष्य में मैं एमएलए एमपी बन जाऊं तो ये मेरा कोई महत्वाकांक्षा होगा। लेकिन ये मेरा कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कि छात्र राजनीति करना है, उसके बाद एमएलए बनना है, एमपी बनना है। This was just because I wanted to be with the society in their fight, in their struggle, and that's why I was a part of student politics or did theater or whatever I did in my life. तो दिव्या, फिर एक तरफ आप पढ़ा भी रही थी कॉलेज में, पीएचडी भी जी आप सोच रही थी, और बीपीएससी निकाल डाली। तो अब ये बताइए कि अगर मैं टाइम का बंटवारा करूं, ताकि मेरे विद्यार्थी जो सुन रहे होंगे, जो एस्पिरेंट होंगे सुन रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये बहुत तेजी से चल रहा होगा कि भाई एक जॉब में जाना, बच्चों को पढ़ाना, उसके लिए तैयारी करना पड़ता होगा इनको, पीएचडी के लिए कुछ काम करना पड़ता होगा, और बीपीएससी के लिए भी करना पड़ता होगा। तो रोजाना आप कितना घंटा पढ़ते थी, और कैसे उसको मैनेज करती थी कि कोई डिस्टरबेंस ना आए, फोन कॉल ना आए आपको, परिवार में, आप चूंकि फैमिली में है तो वहां से कोई बैलेंस करे, कैसे ये करती थी, ये थोड़ा बताइए। देखिए सर, आप हमको पहले से जानते होंगे और जानते हैं सर आप हमको, कि जितने सारे जो मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के बाद बहुत बड़ा एक फ्रेंड ग्रुप था, पूरा मतलब फेसबुक पे और जगहों पे। तो उन सारी चीजों को मुझे लगा कि वो अभी हैंडल नहीं हो सकता है कि मैं पोस्ट करूं, कमेंट करूं, वो सारी चीजें अभी नहीं हो सकता है। ये सब चीजें आप मुझे देखिएगा, मेरा फेसबुक तो 2017-18 के बाद मैंने 2 साल फेसबुक खोला नहीं, एक बार नहीं खोला। और ये भी मेरे अंदर में जिसके इतने सारे दोस्त हों और ये हो सारे मेरे फ्रेंड्स लोग, आप लोग भी सोच रहे थे कि पता नहीं हम कहाँ चले गए। लेकिन लेकिन उस समय में उसकी जरूरत थी सर। मुझे लगता था कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ इतने दिनों के बाद, तो जिन लोगों से जो जो रिश्ता है वो बना ही रहता है, उसके लिए आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो सही लोग हैं वो आपके साथ कितने दिन बाद भी आप मिलेंगे, वो वही गर्माहट वो रिश्ते में रहती है। तो इस वजह से मैंने ये ना व्हाट्सएप मैं नहीं यूज करती थी, ना मैं फेसबुक मैंने बंद कर दिया था 1-2 साल तक, क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। एक बार स्क्रॉल करो तो इतने घंटे बर्बाद होते थे।
तो मुझे लगा कि ये जो चीजें जो मुझे लगा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, उन सारी चीजों को मैंने अलग किया। कुछ घर के लोग जो हैं तरह तरह के प्रेशर देना, आप एक यंग लड़की हैं तो घर से प्रेशर आएगा कि शादी कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। तो इस तरह के लोगों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इन लोगों से अपने आप को थोड़ा दूर रखना है, कि इनसे अगर बात करेंगे तो मानसिक एक प्रेशर एक होगा। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि किनसे बात करके अच्छा फील हो रहा है, उनसे बात करेंगे, और जो लोग नहीं है, जो लोग डिस्टर्ब करेंगे, उनको थोड़ा सा अलग रखना है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर दैट, कि मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल उस समय में नहीं थी, कि जो नहीं ये काम मुझे करना है तो उसके लिए मेरे पास टाइम है। लड़कों को सर आप देखते होंगे कि 10-10 साल समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए, लेकिन लड़कियों को ऑफ कोर्स मैं एक अच्छे बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, तो ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर घरों में आप देखेंगे कि महिलाओं को 1 साल 2 साल के अंदर में अगर नहीं निकलता है तो उनकी शादी विवाह करके उसका मतलब करियर बहुत मुश्किल से ही फिर से स्टार्ट हो पाता है, अगर अच्छे पार्टनर मिले तो ही जाके स्टार्ट हो पाता है। लेकिन लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो साल दर साल बहुत सारे लोग दे पाते हैं। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो गरीब घर से आते हैं उनके लिए पटना दिल्ली में रहना इतने इतने दिनों तक वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने टारगेट लेकर के चला था कि मेरे पास बहुत समय नहीं है, और ना ही मैं इसके लिए बहुत मतलब मुझे पावर चाहिए और हमको पूरा समय इसको में बिता देना है, ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि अभी जो मैंने ब्रेक लिया है झारखंड में जॉब छोड़ने के बाद, मैंने गेस्ट फैकल्टी में काम किया, तो मुझे लगा कि अभी बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, तो मुझे अपना पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं तो पढ़ते भी रहते हैं तो शायद निकल जाए। और मैंने पढ़ते हुए मैंने ये काम कर लिया सर। और मैं ये आपकी फेसबुक वाली बात को तो मैं खुद इसकी मतलब वो स्टैंप लगा सकता हूँ कि अचानक आपका बीपीएससी निकला, उसके बाद आपके कई सारे वीडियो मैंने देखे। अभी हाल ही में वुमेन्स डे पर भी देखा, कई सारे। तो मुझे हंसी आई कि देखो लड़की ने इतना कुछ कर लिया, अब ये एक्टिव हुई है फेसबुक पे, अभी तक ये कहाँ थी गॉड नोज। तो ये सफलता का होता है कि साधना से ही सफलता मिलती है, और सत्ता का रास्ता कहीं ना कहीं साधना के रास्ता या त्याग के रास्ते ही तय होता है। आप आज जो हैं या आप जो बनते हैं उसके पीछे आपका बीता हुआ कल होता है, और आप बीते हुए कल को भी चाहेंगे कि हर समय एंजॉय करें तो फिर वो चल नहीं सकता। आपको त्याग तपस्या करना होगा, अपने आप के इच्छाओं का दमन करना होगा, सतत प्रयास करना होगा, तब जाकर 1 साल 2 साल में आप जब निकल के आएंगे तो आप दिव्या जैसे शख्सियत बन सकते हैं, जो कि कई क्षेत्रों में मतलब कीर्तिमान स्थापित करने का काम की है। अब ये मैं दिव्या ये बताऊंगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनके अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आगे आप क्या क्या करना चाहती हैं। पॉलिटिक्स में भी आना चाहती होंगी, या फिर आगे टीचिंग में जाना है, या अभी एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, एक ईमानदार अधिकारी की भूमिका में रहना है। क्योंकि अब कंफ्यूजन तो होगा लोगों को भाई कि यहाँ पढ़ा रही हैं, बीपीएससी निकल चुका है, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, पीएचडी उधर चल रहा है, डॉक्यूमेंट्री का भी शौक है, और इनके फैमिली से एक मेगा स्टार रह चुका है पूरे देश का। अगर इनका दिमाग घुमा तो सब छोड़ के हो सकता है मुंबई चले जाए, खुद भी डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है, कई नाटक, अभी भी आपकी नाटक मंडली, आज ही वो उसकी कालिदास रंगालय में थी प्रस्तुति। तो हर जगह एक्टिव होने का। आप बताइए कि फ्यूचर में क्या आपकी प्लानिंग है, फ्यूचर की थोड़ा सा। जी देखिए मेरा अभी जो है कि जो मैं पीएचडी कर रही हूँ सर, उसमें मुझे और वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये बीपीएससी और ये सब सारी जो अभी बीच में इतने ज्यादा मतलब मुझे उसमें भी टाइम देना पड़ रहा था, बातचीत करना, ये करना, तो उससे मेरा पीएचडी का काम इफेक्ट हो रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक कि ये तो होगा, क्योंकि कॉलेज में तो जितना समय है वो तो मुझे देना ही पड़ता था, और साथ में शाम में रात हो जाता, कई 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 दिनों तक 2-2 बजे रात तक मैंने पीएचडी का काम किया है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़ा अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना होगा, कि मैंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, अब मुझे एक स्ट्रीमलाइन करना होगा इस चीज को लेकर के। मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल जर्नल में मैं पब्लिश करूँ अपनी रिसर्च, जो मैं जो भी टॉपिक पे कर रही हूँ, चाहे वो सिनेमा पे हो या थिएटर पे हो, तो मैं उसको लेकर के, मैं पब्लिशिंग को लेकर के, रिसर्च पेपर पब्लिशिंग को लेकर के मैं फोकस करूंगी। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ाई है या सिविल सर्विसेज के लिए जो पढ़ाई है सर, वो एक अलग एक ढरे का पढ़ाई होता है सर, और ये
आप तो जानते ही होंगे, जो रिसर्च है और अच्छे जैसे रिसर्च करने पे उस पे काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा रीडिंग करूं, अच्छे अच्छे जो हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड जो स्कॉलर्स हैं मैं उनको पढ़ूं, और ज्यादा टाइम दूं, क्योंकि मैंने बीपीएससी की वजह से मैं बहुत ज्यादा मैं जो डीप रीडिंग होता है, डीप स्टडी होता है, वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं वो करूंगी, और साथ में मैं पढ़ते पढ़ाती रहूंगी। ये मैं मेरा ये है कि जब जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कुछ किसी तरह से मदद कर सकूं, ये कर सकूं, तो वो मैं करूंगी। और अपने जो मेरे विमेंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसको तो मैं गाइड कर रही हूँ। एक दिव्या है कि आप आपसे बातचीत में एक लगा, एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो आपके गाइड हैं, तो हो सकता है आप विदेश भी जाएं। एक मुझे जो लग रहा है कि बीपीएससी निकालने के बाद आपका मनोबल और आपको अपने ऊपर विश्वास और बढ़ा होगा, तो हो जी सकता है कि आप सर्वोच्च सेवा को चुनौती देना, यूपीएससी भी मैं निकालूं। जी तो जी। या स्वाभाविक है ये दोनों आकर्षण, मुझे ऐसा लगता है। तो हालांकि ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि नहीं कि चलो यूपीएससी को भी देखते हैं एक बार। एक तरह से अगर आप पर्सनल महत्वाकांक्षा को देखेंगे, कि बहुत लोग जिस तरह से बोलते हैं कि मतलब आप मेरे टीचर हैं, और भी लोग हैं, उनको लगता है कि जो मेरे में क्षमता है, तो शायद मैं यूपीएससी भी कर जाऊं। उनकी ये गलतफहमी है, जो कि मैं कहना चाहूंगी। तो लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपने हार्ड वर्क से वहां तक पहुंचा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो जो समय, जिस पड़ाव पे मैं हूँ अभी, तो मुझे लगता है कि मुझे और अगर उसमें अगर मेरा इंटरेस्ट होता, मुझे पावर में इंटरेस्ट होता, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट होता, तो शायद जरूर मैं इसके लिए मेहनत करती। लेकिन मेरा अब मैं मुझे अपनी इकिगाई और अपना जो किक, जो आप पॉपुलर वर्ड में आप बोलेंगे, तो मुझे मुझे पढ़ के पढ़ा करके ही अच्छा फील होता है, तो मैं इसी में बहुत अच्छा करना चाहूंगी। और और अपने जो बिहार की जो जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, ताकि वो मेरे से भी बेहतर कर पाए, मैं उसके लिए कोशिश करूंगी सर। आपसे बात करके दिव्या बहुत बढ़िया लग रहा है, और मुझसे ज्यादा बढ़िया सुनने वाले या देखने वाले को लगेगी कि भाई क्या प्रेरणा है। और मैं कई पीएचडी स्कॉलर को जानता हूं जो कि लास्ट के 6 महीना में किसी तरह से थीसिस तो लिख लेते हैं, लेकिन पूरे जो पीएचडी का दरमियान है वो या तो सोकर या पार्टी मनाकर या खा पी कर वो व्यतीत करते हैं। तो ये पॉपुलर कल्चर पीएचडी से ये है उसमें। लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूँ, ये भी तथ्य है कि कई लोग पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद उनको अच्छी हॉस्टल मिल जाती है, हॉस्टल काफी कम कीमत पे मिलती है। तो जो मध्यम जी। या लोअर मध्यम, दिल्ली में खास करके मैं देखा हूँ कि हॉस्टल मिल जाती है, एक अच्छी कैंटीन मिल जाती है जो आपको सब्सिडी पे खाना खिलाती है, एक कैंपस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लस आपके प्रोफेसर होते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको दोस्त मिल जाता है। और इसका फायदा निकाल के कई सारे यूपीएससी आप देखेंगे कि जो लोग निकाल रहे हैं या बीपीएससी निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीएचडी उनका एक बड़ा रोल होता है। पीएचडी के दौरान जो उनको एकांतवास मिलता है, एक हॉस्टल मिलता है, एक कैंपस लाइफ मिलता है, तो वो इसमें सहायक होता है। तो हाँ, एक आप तरह से सर वो जरूरी है। सर हाँ आपकी बोलिए लाइफ सर। तो और उदाहरण है कि आपने घर से निकाला, आप तो कैंपस गए नहीं, क्योंकि आपने बताया कि आपकी निजी दायित्व इतनी है कि आप घर में हैं। तो आप तो और बड़ी उदाहरण है, मतलब आपको तो घर के परिवार को भी देखना, उसके बाद निकालना। तो रियली में हमारे देखने वालों के लिए तो ये मतलब प्रेरणा होगी, निश्चित है। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं मेरा पता नहीं कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेरी आज दोनों बहनें जो हैं वो भी वर्किंग हैं, वो भी यंग प्रोफेशनल हैं, जो बिहार गवर्नमेंट का जो बिहार सोशल ऑडिट है उसमें काम कर रही हैं। तो अपने साथ साथ जो कारवां है वो भी आगे चलता रहे, वो लोग भी साथ में आगे बढ़ते रहे, उसका भी ध्यान रखने का जरूरत होता है। क्योंकि माँ के जाने के बाद आपका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होता है, एक इमोशनल सपोर्ट का, और साथ में आप उसको गाइड एज अ सिस्टर, आपको आपका ये रोल होता है। तो वो भी मुझे करना पड़ा, और मैं ये भी बात थोड़ा मेरे मतलब मैं इससे भी ज्यादा कर सकती थी, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही करके मैंने जो जिम्मेदारी निभाए हैं, और लोग बन गए हैं, और लोग भी ये हो गए, मुझे इतना ही बहुत अच्छा लगता है। दिव्या मतलब इतना ही मतलब नहीं, मतलब ये आपके लिए शायद इतना ही हो, लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग भी आपको सुनेंगे, आपको कई सारे फोन कॉल्स भी आएंगे, कुछ आपको संपर्क भी करेंगे कि बधाई उधाई देने के लिए। लेकिन बहुत है, ये इतना नहीं है, ये पूरा संसार है, ब्रह्मांड है। एक
मैं देखा हूँ मेरे गांव में एक नौकरी लगती है और वो जीवन फिनिश्ड, फिर उसका बंदा कुछ सोचता नहीं है, मुड़कर नहीं दिखता है। रेलवे में एक नौकरी लग गई बस, एसएससी से नौकरी लग गई बस। और आपने तो चुनौती दिया है, नौकरी पर नौकरी की, कई जगह झारखंड में, बिहार में, अभी आप वुमेन्स कॉलेज में है, बीपीएससी का लीडर है, तो आपने तो चुनौती दी। तो क्या आप क्या संदेश खास करके लड़कियों को या महिलाओं को देना चाहेंगी आप इस अपने 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 एक्सपीरियंस के आधार पर? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वो एक समाज है जिस बहुत पितृसत्तात्मक समाज है। उसमें आपको हर छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए कि हमेशा अगर आप अच्छे बन के रहना चाहेंगे, सबकी नजरों में अच्छे बन के रहना चाहेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप लूज कर देंगे लाइफ में। तो कम से कम अपना डिसीजन लेना, और अपने डिसीजन पे गलत हो जाए सही हो जाए आपकी जिम्मेदारी होगी। वो हो सकता है कि आप तैयारी करें ना हो, लेकिन कम से कम आपको तैयारी करने का अवसर तो मिले। तो इसके लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा, लोगों से अपने घर वालों से नेगोशिएट करना पड़ेगा, और वो नेगोशिएशन में जाइए। बहुत समय ये बहुत ही टॉर्मेंटिंग होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि मैं ना कह दूं, लेकिन प्लीज डोंट लिसन टू देम। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी शादी भी हो गई है, तो प्लीज आप अपने पार्टनर से बात करें और अपने ड्रीम्स को भी जिए। आप ऑफ कोर्स आप एक पत्नी हैं, आप एक बच्चे की माँ हैं, या आपका अलग अलग रोल है, मेरा भी अलग अलग रोल है। मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ, मैं अपने बहनों की बहन हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने इंडिविजुअल जो एम्बिशंस था, जो मुझे करना था लाइफ में, मैंने उसको छोड़ के उनके लिए किया। मैंने उनके लिए किया, लेकिन अपने आप को भी फोर फ्रंट में रखा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को भी तवज्जो दीजिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने आप को, अपनी अपनी जो जो भी इच्छाएं हैं, मैं बीपीएससी यूपीएससी बस नहीं कहूंगी। अगर आपको डांस की इच्छा है तो आप प्लीज आप अपने हॉबी को कीजिए। ऐसा मत, बहुत लोगों को सुनने में आता है कि शादी हो गई, मेरी सारी चीज खत्म हो गई। महिलाओं का ज्यादातर दो भाग में लाइफ रहता है कि शादी से पहले मैं ये थी और इसके बाद ये हो गया, शादी हो गया, सब कुछ ब्लैंक। मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी बात करते हुए से, कितने आप भाई बहन हो, तो मेरा भाई ये करता है ये करता है और बहनों की शादी हो गई। मैं, आपकी शादी नहीं हुई, मेरी तो हुई है। तो मतलब बहनों का आइडेंटिटी है कि हम ये कर रहे हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा भाई डॉक्टर है, और बहनों की शादी हो गई। दिस इज ये चीजें बदलना होगा, आपको खुद से बदलना होगा। और घर के कामों में अगर आपके पार्टनर और आप दोनों मिलकर के काम करें, अब घर के कामों में, तो आपके पास भी समय मिलेगा। आप एकदम सुपर वुमेन बनने की कोशिश ना करें, सब कुछ करने का कि हम सब कर लेंगे। प्लीज डोंट डू दैट। सारे घर के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए अपने लिए भी समय निकालिए, अपने हेल्थ के लिए भी, अपने पढ़ाई के लिए भी, अपनी इच्छाओं के लिए भी। तो दर्शकों, इससे बड़ा मोटिवेशनल लाइन या पंक्ति नहीं हो सकता है कि अपने लिए भी समय निकालिए। और कोई भी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, खुद के लिए समय निकालना, खुद के भविष्य के लिए समय निकालना, अपने भविष्य में इन्वेस्ट करना। और एक बार आप कुछ पा जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो आप बिलीव करिए, ये आत्मविश्वास के साथ मैं बता रहा हूं और अपने अनुभूति के अनुसार भी बता रहा हूं कि जो लोग भी आपसे दूर हैं वो आपके करीब आएंगे, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति गान करेंगे, भले ही बाद में पहले कितना भी बुराई करते रहे हो। तो दिव्या, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से बताया, और आपके सुनने वाले जाहिर सी बात है बहुत प्रेरित होंगे। और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि अगर आप कुछ आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट करके जरूर लिखें ताकि वो मैसेज पहुंचे। और इसी तरह से मैं आपके सामने शख्सियतों को तलाशता हूं जो हमारे अपने ही बीच होते हैं, और ताकि आपको लगे कि हमारे बीच से ही कोई कुछ किया है और मुझे करना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा स्थापित हो। तो धन्यवाद दिव्या आपका हमारे साथ जुड़ी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। तो कार्यक्रम अब मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।